नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम डेली 8 बजे आरपीएफ की एक क्लास करते हैं रेलवे पुलिस की एसआई की जो पेपर हुए थे 2019 में। आज हम सोल्व करेंगे 12 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट के जो 50 जीके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन का सामान्य नाम क्या है? तो जो क्लोरोइथेन है उसका सामान्य नाम क्या होता है? वो होता है विनाइल क्लोराइड। क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। क्लोरोइथेन का सामान्य नाम विनाइल क्लोराइड है जिसे एथिल क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2Cl। ठीक है, यह एक रासायनिक यौगिक है। इसे गैसोलीन, एडिटिव, टेट्राइथेल लेड के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। यह एक रंगीन ज्वलनशील गैस या प्रतिशील तरल है जिसमें हल्की मीठी गंध आती है। ठीक है, आपने बस इतना याद रखना है, जो क्लोरोइथेन है उसका सामान्य नाम क्या होता है? विनाइल क्लोराइड होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला आपने याद रखना है CH3CH2Cl। ठीक है, दूसरा प्रश्न कहता है निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? एक जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, बाकी 3 जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। तो अगर मैं बात करूं गली पॉइंट की, तो गली पॉइंट जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। गली पॉइंट जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है बल्कि क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है। जो गली पॉइंट है वो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। बाकी बचे 3 बैकवर्ड रोल, फॉरवर्ड रोल और बैलेंस जिम्नास्ट से संबंधित है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कहता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो शक्तियां होती हैं उनका प्रावधान किस शेड्यूल में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में दिया गया है, 7th शेड्यूल में दिया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची जिसमें 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची वर्तमान में 100 विषय है, मूलतः 97 जब बनी, जब 97 थी, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची वर्तमान में 61, मूलतः 66 विषय और समवर्ती सूची वर्तमान में 52, मूलतः 47 विषयों की गणना की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो अरमाकोंडा शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो वो आपका पूर्वी घाट में स्थित है। अरमाकोंडा या सीतामाकोंडा पूर्वी घाट के उत्तरी भाग में एक पर्वत शिखर है जो गोदावरी नदी बेसिन में स्थित है। यह भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। 2 चीजें यहाँ पे आपको याद हो गई। एक तो अरमाकोंडा जो शिखर है वो कहाँ पर है? पूर्वी घाट में है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अरमाकोंडा और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद है बैटल ऑफ कन्नौज या कन्नौज का जो युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो मुगल और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध मुगल और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, इसको कन्नौज द बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम बैटल भी बोलते हैं। 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किस किस के बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी। हारा कौन था? हुमायूं। इसके पश्चात शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट बनेगा कन्नौज का युद्ध। दूसरा क्या नाम है इस युद्ध का? बिलग्राम का युद्ध। या ये किस किस के बीच में हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के बीच में हुआ था।
दूसरा प्रश्न बनेगा किस ईयर में हुआ था, तो 17 मई 1540 में हुआ था। इसमें कौन जीता कौन हारा, तो हुमायूं की हार हुई थी। और शेरशाह सूरी क्या था, सूरवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा बचपन का नाम फरीद था और शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले के जीतने के समय उल्का नामक आग्नेय क्षेत्र से हुई थी। ये आपने 5 पॉइंट इसमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। स्वेज नहर जोड़ती है, अगर मैं बात करूं प्रश्न नंबर 6 की, तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, तो जो आपकी स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको, भूमध्य जो सागर है उसको लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है तथा इसके उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद और दक्षिणी में स्वेज बंदरगाह है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। प्रारंभ में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी। कितनी थी, 164 किलोमीटर थी। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं मैग्नस प्रभाव, जो मैग्नस इफेक्ट है उसके द्वारा किया जा सकता है। तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण मैग्नस प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। यदि कोई बेलनाकार या गोलीय ठोस वस्तु किसी तरल में डूबकर चक्रण मतलब स्पिनिंग कर रही है, घूम रही है तथा तरल और चक्रण कर रही है, वस्तु के बीच अपेक्षित गति हो, तो उस वस्तु पर किनारे की तरह एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम मैग्नस प्रभाव या मैग्नस इफेक्ट भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा। तो ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। यह गीत उर्दू भाषा की देशभक्ति कविताओं में से एक है। इस गीत को तराना ए हिंद भी कहा जाता है तथा यह कविता साप्ताहिक पत्रिका इतिहास में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुई थी। यह गीत भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में एक गाना बन गया था या एक गान बन गया था। उसके बाद बच्चों फीफा की फुल फॉर्म पूछी गई है। एक तो फुटबॉल वाला ठीक है, फीफा की फुल फॉर्म क्या होगी, फीफा की फुल फॉर्म होगी आपकी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये एक फुटबॉल का वो है। ठीक है, इसका आपने जो याद रखना है वो याद रखना है। इसका मुख्यालय ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। यह हर 4 साल में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप में सबसे सर्वोच्च संस्था है। किस चीज से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है जो संविधान का अनुच्छेद 15 है, किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। देख लो, अब एक आर्टिकल बता देता हूं, आर्टिकल 15 पूरे अच्छे से देख लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कोई भी रेशो, कास्ट, सेक्स कुछ भी है, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। कोई भी नागरिक केवल मूल धर्म, मूल वर्ष, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर एक किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच या कुआं, तालाबों, ये बस ऐसे ही दे रखा है। बस ये है कि किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा इन चीज़ों के आधार पर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है। तो जो दाईं दिशा से आती हैं उनको निष्प्रभावी कर देता है। ये क्या था, एक फेरले का नियम था। फेरले का क्या नियम था बच्चों, फेरले का नियम था, इस नियम के अनुसार, फेरले का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह नियम बड़े क्षेत्रों में चलने वाली स्थायी पवनों, छोटे चक्रवातों और प्रति चक्रवातों पर लागू होता है। इस नियम का प्रभाव महासागरीय धाराओं, ज्वारीय गतियों, रोकटों आदि पर भी देखा जाता है। इस नियम को कोरियोलिस बल या फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है जैन उल अब्दीन, ठीक है, अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो अगर मैं बात करूं कश्मीर की तो वो कश्मीर साम्राज्य का सुल्तान था। जैन उल अबिदीन 1420 से 1470 तक कश्मीर का सुल्तान था, जो शाह मीर वंश से था। कौन से वंश से था बच्चों? शाह मीर वंश से था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगली बार आपसे पेपर में पूछ सकता है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। अपने शासनकाल के दौरान इसे हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। जैनुल अबिदीन ने हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण, गायों की रक्षा और सती होने पर लगे प्रतिबंध को हटाया। राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। इससे इज्जत से कश्मीरी लोग बुढ़शाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो अगर मैं बात करूं नेल्सन, तो नेल्सन का संबंध किससे है? कुश्ती खेल से है। नेल्सन का संबंध कुश्ती के खेल से है। कुश्ती से संबंधित शब्द होफ नेल्सन, हेडलॉक, हीव फ्रीस्टाइल, होल्ड और सीजर आदि है। सुशील कुमार, साक्षी मलिक, खाशबा, दादा साहब जादव, विनेश फोगाट आदि इस खेल से संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो 11वें भाग में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार यह एक राज्यों का संघ है। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों से विभाजित। देख लीजिए, विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 268 से 293 आर्टिकल के दिया गया है। उसके बाद है बगदाद। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? अगर मैं बात करूं बगदाद की तो दजला नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बगदाद इराक की राजधानी है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। यह दजला नदी, जिसे टिग्रिस नदी भी कहते हैं, दजला नदी और टिग्रिस नदी भी कहते हैं, के किनारे स्थित है। टिग्रिस नदी जो दक्षिण पूर्व और तुर्की के पहाड़ों से निकलकर इराक से होकर बहती है, यह फोरस की खाड़ी में गिरती है तथा यह नदी तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। किससे होकर बहती है? तुर्की, सीरिया और इराक से होकर बहती है। उसके बाद आता है भाई साहब गवर्नर का क्वेश्चन, राज्यपाल का। राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। मतलब जब राष्ट्रपति का मन करेगा रखेगा, जब मन करेगा हटा देगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला पर्सन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 155 के तहत। तथा अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र या त्याग कर सकते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष निर्धारित है। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? अगर मैं बात करूं एशिया की नदी तो यांगत्से नदी या यांगत्से नदी, ठीक है, चीन की नदी है, चाइना की नदी है। यह नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है तथा पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन बोलता है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 31 भी शामिल है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल है, उसमें केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिसे संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। पहले संशोधन में अनुसूची 13 कानूनों को जोड़ा गया था। बाद में विभिन्न संस्थानों सहित वर्तमान में संरक्षित कानूनों की संख्या 284 हो गई है। ठीक है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महायोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्य, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का काम, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने का भी यूएसए से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान का प्रस्तावना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? जो 91वें संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा किया गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अतः 91वें संविधान का उद्देश्य बड़ी कैबिनेट और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने पर पड़ने वाली आर्थिक भार को रोकना था। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जो मोहिनी नृत्य है निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो मोहिनीअट्टम को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का नृत्य है, उड़ीसी उड़ीसा का नृत्य है। अगर मैं बात करूँ कथक यूपी का नृत्य है, और अगर मैं बात करूँ भारतनाट्यम तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है। भारतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? इंडियन बैली है। ठीक है, क्या है? इंडियन बैली। और इसको और क्या कहते हैं? एपित्रहा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्यों के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। एक मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली है, जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। केरल की एक अन्य शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है। मोहिनीअट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो 55% है, 55% है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पुरुष महिला श्रमिकों में से लगभग 55% किसान खेतीहर मजदूर महिलाओं की हिस्सेदारी है। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यह मानना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादन संसाधनों तक सुनिश्चित हो जाती है तो वह अपने खेतों में 20 से 30% तक की उपज में वृद्धि कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो फुटबॉल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है। दिए गए प्रश्न के निम्नलिखित विकल्पों में फुटबॉल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है बल्कि इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है। कहाँ पे हुई है? इंग्लैंड में, जो यूरोप महाद्वीप में है। जबकि कबड्डी, लूडो, शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई है जो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बजट घाटे की अवधारणाओं के प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? तो राजकीय कोष घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं बजट में 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा होता है। बजट में 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा होता है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। जब राजस्व प्राप्तियों और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का योग सरकार के व्यय से कम होता है तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। दरअसल यह सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर होता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? तो किसका मानना है? अल्फ्रेड मार्शल का यह मानना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका नर्मदा नदी पर। धुंधर वाटरफॉल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक जल प्रपात है।
यह प्रताप बेड़ा घाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थान है। यहाँ नर्मदा की धारा 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है, इसी कारण इसे धुआंधर कहते हैं। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो ये लिखा था शूद्रक ने। मृच्छकटिकम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी की छोटी घोड़ा गाड़ी। ठीक है। इस नाटक का केंद्र बिंदु एक सुप्रतिष्ठित लेकिन निर्धन नौजवान ब्राह्मण चारदत्त के एक धनी वैश्या वसंत सेना के साथ प्रेम को इर्द गिर्द घूमती है। 10 अंकों को यह संस्कृत नाटक जिसकी रचना शूद्रक ने की है। कैंसर का इलाज देखो भाई, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। आपने याद रखना कोबाल्ट 60। महिलाओं का लिंग परीक्षण किन ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था? तो 1968 में जो ओलंपिक खेल हुए थे। महिलाओं का लिंग परीक्षण 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक खेलों में किए गए। लिंग परीक्षण को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि उन महिलाओं को खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली महिलाएं एथलीटों को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है किस समुदाय के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? स्पंज किसे कहा जाता है? पोरीफेरा। ठीक है। पोरीफेरा संघ के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है। ये ज्यादातर समुद्री और असम्मित जंतु हैं, लेकिन कुछ जलीय जंतु भी हैं। ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, लेकिन कोशिकाओं नियमित ऊतक नहीं बनाती। शरीर पर पाए जाने वाले कई छिद्रों को ऑस्ट्रिया के रूप से जाना जाता है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? तो उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के उच्च सदन राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों का छोड़ना होगा? तो कितने प्रतिशत? 51%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। देख लेते हैं अब सारी सीमाएं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं मैगिनोट रेखा का तो फ्रांस और जर्मनी, मैकमोहन लाइन भारत चीन, ड्यूरैंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कोशिकांगों में पाई जाने वाली 2 बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है निम्न में से कौन सी हैं? तो वो क्या है? सेंट्रोसोम है। कोशिका जीव विज्ञान में सेंट्रियोल एक बेलनाकार अंग है जो मुख्य रूप से ट्यूबिलिन नामक प्रोटीन से बना है। बस आपने इतना ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है एक कोशिका अथवा कर्तातक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पूर्ण सशक्ता कहलाती है। उपयुक्त तापमान एवं वायु संरचना स्थितियों पर एक उपयुक्त संवर्धन माध्यम से संवर्धन करने पर एक कोशिका द्वारा एक संपूर्ण पादप उत्पन्न होने की कार्य क्षमता को कोशिका पूर्ण सशक्ता कहते हैं, टोटिपोटेंसी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है पिछोला झील निम्न में से किस राज्य में संबंधित है? तो वो है राजस्थान में स्थित है। कौन सी झील? पिछोला झील। ठीक है। स्लोप वाली या बेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो ये है तुगलक वंश की। किसकी? देखो स्लोप वाली या बेटर दीवारें सल्तनत कालीन तुगलक वंश की प्रमुख विशेषता है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सरल नीरस और भारी संरचनाएं हैं। ठीक है। बस इतना आपने ध्यान रखना है। राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी भी राज्य अधिनियम के
संबंध में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो होता है? तो उसके पास होता है पूर्ण निषेधाधिकार। ठीक है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। फिर विधेयक के अधिनियम में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की ताप धारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो संकरण प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है पदशाहनमा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो शाहजहां के बारे में लिखी गई है। पदशाहनमा एक मुगल कालीन ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। याद पूछ सकते हैं आपसे किसने की थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी और मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल का प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। ठीक है। पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? अगर मैं बात करूं पीली क्रांति की, येलो की, तो वो है तिलहन। पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 में हुई थी तथा इसका संबंध तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, तिल आदि से है। सैम पित्रोदा को पित्त क्रांति का श्रेय दिया जाता है। किसको? सैम पित्रोदा को। निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? इस पे मूवी भी बनी थी। तो पद्मावत लिखी थी मलिक मोहम्मद जायसी। किसने लिखी थी बच्चों? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य कविता है। यह 1540 में अवधि में महत्वपूर्ण लेखों में सबसे पुराना प्रचलित लेख है। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। पानीपत की पहली लड़ाई। टोटल पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। इसमें पूछा गया है पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पानीपत हरियाणा में लड़ा गया। यह युद्ध जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी। यह उन लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, अग्निशस्त्रों और तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? तो आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। निम्न में से कौन सा खेल? क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? तो हाथ से हाथ का मुकाबला जूडो। ठीक है। जूडो और कराटे मार्शल आर्ट का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। जूडो एक शब्द है जो जीव तित्सु के लिया गया था जो जापानी मार्शल आर्ट है। बस इतना याद रखना है आपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो सभी को पता है शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था जिसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी तथा अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। सड़क की विशेषताओं में दूरी मापने के लिए जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48 प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है। जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका अधिकतम मान क्या कहलाता है? संतृप्त धारा कहलाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो पंपास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। और आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जाता है? तो देखो आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन सामान्य बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। आज की क्लास अपनी कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।